2 शताब्दी पूर्व पश्चिम से कुछ अंग्रेज व्यापारियों के रूप में भारत आए और धीरे धीरे उन्होंने तराजू छोड़कर तलवार थाम ली। उस तलवार ने हजारों लाखों भारतवासियों का खून पिया और वो व्यापारी अतिथि इस देश के मालिक बन बैठे। हमारे देश के धर्म और संस्कृति पर उन्होंने वार किया, देश की तमाम पूंजी लूट ली और जनता को कंगाल बना दिया। राजनीतिक जोड़तोड़ से देश के टुकड़े टुकड़े कर डाले और जिस किसी ने भी इन सब अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाई उस पर कोड़े बरसाए गए, फांसी पर लटका दिया गया या फिर जीवन भर तिल तिल गलने के लिए काले पानी की गंदी जेलों में डाल दिया गया। कुछ ही वर्षों में भारत की आत्मा में विद्रोह की आग सुलगने लगी। 1857 में अंग्रेजी शासन के अधीन सेना के भारतीय सिपाहियों ने कुछ कर दिखाने की ठानी। 19वीं सदी में भारतीय सिपाहियों को बंदूकों में इस्तेमाल करने के लिए जो कारतूस दिए जाते थे उनमें गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी। कारतूस को बंदूक में भरने से पूर्व उन्हें अपने दांतों से काटना पड़ता था। बात मामूली लगती है पर समय को देखते हुए बहुत बड़ी थी। सबसे बड़ी बात ये थी कि भारतीय सिपाहियों की ही आत्मा ने उन्हें झंझोड़ा। आखिर हम एक विदेशी सरकार के लिए ये सब क्यों करें, क्यों सहें, क्यों अपनी आत्मा का हनन करें। आग भभक उठी, भावनाएं उग्र थीं। अतः सैनिक विद्रोह की निर्धारित तिथि की भी चिंता न कर मंगल पांडे ने एक अंग्रेज अफसर की हत्या करके इस क्रांति का उद्घाटन कर दिया। इसी अवधि में रानी झांसी, तात्या टोपे और अनेक ऐसे वीरों के बलिदानों से इतिहास के पन्ने रंग गए, परंतु भावना उग्र होते हुए भी विद्रोह योजना के अनुकूल एक समय पर पूरी शक्ति से ना हो सका। अतः विद्रोह कुचल दिया गया, गुलामी की जंजीरें और अधिक कस दी गईं। 1873 में वासुदेव बलवंत फटके ने युवा समाज के संगठन का काम आरंभ किया तो सोई क्रांति एक बार फिर उठने लगी। समय की मांग ये थी कि निराश जनता को उत्साहित कर नया जीवन दिया जाए। फटके द्वारा व्यायामशालाएं आरंभ की गईं, जिनका मुख्य ध्येय यही था कि नवयुवकों का मन एवं शरीर पुष्ट किया जाए और देश की आजादी में बलिदान देने के लिए उन्हें तैयार किया जाए। बलवंत फटके को उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों के फलस्वरूप राजद्रोह का आरोप लगाकर आजीवन कारावास का दंड दिया गया, परंतु उनकी चलाई जोत से सचमुच युवकों को एक दिशा अवश्य मिल गई। उधर बाल गंगाधर तिलक ने स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का उद्घोष किया। कांग्रेस एक संगठन के रूप में पनप चुकी थी, उसके मंच को भी आजादी के लक्ष्य की पूर्ति का मंच बना दिया गया। बाद में तिलक, सुभाष चंद्र बोस, गांधी, नेहरू, पटेल, मौलाना आजाद और ऐसे ही अनेक नेताओं की गतिविधियां तेजी पकड़ने लगी। जनचेतना और देश भर में आजादी प्राप्त करने की इच्छा जोर पकड़ने लगी। समय के साथ साथ विचारों में भी परिवर्तन आए और कांग्रेस में नर्म और गर्म 2 दल बने। सुभाष बाबू जहां देश में सशस्त्र क्रांति के पोषक थे तो गांधी अहिंसा से आजादी प्राप्त करने के ढंग को सर्वोत्तम मानते थे। प्रश्न ये नहीं था कि कौन सा ढंग उचित था, कौन सा नहीं। महत्व इस बात का है कि लक्ष्य एक था और उसकी पूर्ति के साधन दोनों ही अपने अपने स्थान पर उपयुक्त थे। सुखद बात तो ये थी कि जनता पूरे मन से तैयार हो चुकी थी। एक तरफ सुभाष बाबू ने शक्ति से सरकार को ललकारा तो दूसरी तरफ गांधी जी ने अहिंसात्मक सत्याग्रह से अंग्रेजी शासन को पस्त कर दिया। क्रांतिकारियों का विश्वास था कि आजादी भीख नहीं जो मांग कर ली जाए,
स्वतंत्रता हमारा अधिकार है और अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए शक्ति का परिचय देना भी आवश्यक हो जाता है। इन सभी अलग अलग प्रयासों का गंभीरता से अध्ययन किया जाए तो इस परिणाम पर पहुंचा जा सकता है कि अहिंसा और क्रांति के दोनों मार्गों ने ही तेज कैंची के दो फलकों का काम किया, जिनके बीच विदेशी शासन को काट कर रख दिया गया। ये क्रांतिकारी संगठन क्या थे, उनका लक्ष्य क्या था, उनके लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कौन से तरीके अपनाए गए और उन्हें कहां तक सफलता मिली, इन सब प्रश्नों का उत्तर शहीद भगत सिंह के जीवन की झांकी से बखूबी मिल जाता है। भगत सिंह 23 वर्ष की छोटी सी उम्र में ही युग पुरुष बन गए। अपने बलिदान से क्रांति के प्रतीक बनकर देश भर के युवकों को एक दिशा दे गए, इतिहास में एक उदाहरण प्रस्तुत कर गए। अपने रक्त से आजादी के वृक्ष को सींचकर ऐसा मजबूत बना गए कि फिर क्रांति को रोकना अंग्रेज सरकार के बस की बात न रही। भले ही वे स्वयं अपनी आंखों से आजाद भारत को न देख सके, लेकिन उनका बलिदान इतिहास की धरोहर बन गया। आज भी जब हम इनकलाब जिंदाबाद का नारा सुनते हैं तो भगत सिंह हमारे दिल दिमाग पर छा जाता है।